सर्कुलर मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे आज। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होंगे। एक तो मान लो अगर वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक मूव की, इस समय पी की पोजीशन ये है, तो थीटा एंगल इसने मूव किया होगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं डी थीटा बाई डी टी से। ठीक है, थीटा इसका पोजीशन हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर से। और सर्कुलर मोशन में इक्वेशंस क्या होती हैं, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा टू अल्फा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होगा, आर डेल्टा थीटा। अगर ये डेल्टा एस है, ये क्या है, इसकी आर क्या है, उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर डेल्टा बाई डेल्टा टी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे आता है। ठीक है, एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv by dt is equal to r d omega by dt, तो ये आ जाएगा a is equal to r अल्फा। और ये जो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको at से लिखते हैं। यूनिट वेक्टर्स का हम डेरिवेशन करेंगे अब, टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर r रेडियस है, थीटा इस समय पोजीशन है। ठीक है, तो अगर पी ए यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन में और पी बी यूनिट वेक्टर है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे लेंगे हम, पी ए कॉस थीटा आई कैप पी ए साइन थीटा जे कैप। पूरे को पी ए से डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंशियल वेक्टर क्या आ जाएगा, cos थीटा
यूनिट वेक्टर ये आ गया। ऐसे ही अगर पीवी के हम कंपोनेंट्स लेंगे तो पीवी इज इक्वल्स टू ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा ये थीटा, तो पीवी cos थीटा जे कैप माइनस पीवी साइन थीटा आई कैप। ठीक है, तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा इस समय ओपी। ओपी क्या होगा, आर, अगर ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, अभी हमने कितना निकाला था, cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे। ठीक है, और dr बाई dt हम कर रहे हैं इसको, तो r माइनस sin थीटा d थीटा बाई dt आई कैप प्लस cos थीटा d थीटा बाई dt जे कैप। ठीक है, तो हो जाएगा r माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप d थीटा बाई dt। r ओमेगा et। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या पता पड़ता है कि इसकी वेलोसिटी जो है ना टेंजेंशियल वेलोसिटी है। यहाँ से साफ साफ पता पड़ रहा है कि r ओमेगा इसकी वेलोसिटी है और डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। अब अगर हमें इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालनी हो, हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे।
तो ये क्या हो गया आर, ये डी टी बाई डी टी क्या है, ओमेगा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस ई टी, और ये क्या हो गया आर डी बाई डी टी, इसकी डायरेक्शन क्या है टेंजेंशियल। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल जो कि अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ, यहां से पता पड़ रहा है ये रेडियल है, ठीक है, सेंटर की तरफ, और एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये एक्चुअल में आर डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे इसको, उसको आर अंदर करें तो आर डी बी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेडियल कंपोनेंट है टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है टेंजेंशियल। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें हमारा सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा। अगर ये dv बाई dt जीरो हो जाए, अगर मेरा पार्टिकल सर्कल के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर dv बाई dt जीरो हो जाए तो क्या होगा, फिर सिर्फ रेडियल कंपोनेंट बचेगा r ओमेगा स्क्वायर, उस केस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, जिसमें ये दोनों ही कंपोनेंट आ रहे हैं, r ओमेगा स्क्वायर रेडियल वाला और टेंजेंशियल वाला। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना है dv बाई dt, और रेडियल कंपोनेंट कितना है r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर केस मोशन के केस में होता है। अब हमने देख लिया डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। हमने देख लिया, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा एक्सेलरेशन क्या है r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर बाई i, v स्क्वायर बाई r। तो क्या होगा, सिंपल ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, तो ma क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के
केस में। अब बात करते हैं कि मान लो कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन कैसे करता है। कोई व्हीकल सर्कुलर मोशन कैसे करता है, तो सर्कुलर पाथ आ जाए उस पे अगर व्हीकल को मूव करना है, इस तरीके से मान लो है एक, इस पे ये मेरी कार जा रही है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन करना है तो इसको कोई ना कोई फोर्स होगा जो इसको रेडियल कंपोनेंट प्रोवाइड करे, रेडियल कंपोनेंट प्रोवाइड करे एक्सेलरेशन का, नहीं तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। तो वो इस केस में क्या हो सकता है, जैसे अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, एक तो mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा और एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का। अगर ये स्मूथ रोड हुई, रोड स्मूथ हुई, कोई फ्रिक्शन का फोर्स ही नहीं हुआ और ना ही ये बैंड है, अभी बैंडिंग की हम बात आगे करेंगे, ना ही ये, उसे हम बैंड रोड कहते हैं, ना कोई बैंडिंग हो रही है, तो उस केस में सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए, तो यहाँ फ्रिक्शन उसका काम करता है, थोड़ी सी रफनेस चाहिए होती है सरफेस में। तो यही फ्रिक्शन जो होता है वो mv²/r को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन है, ये किससे स्मॉल होगा, म्यूएस mg से। ठीक है, तो इससे कम वेलोसिटी होनी चाहिए तुम्हारी गाड़ी की। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, गाड़ी टॉपल कर जाएगी, तो और सर्कुलर मोशन ढंग से नहीं हो पाएगा। अब मान लेते हैं बिल्कुल स्मूथ रोड है, अगर बिल्कुल स्मूथ रोड है तो क्या होगा, उस केस में तुमको रोड को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मौत का कुआं देखा होगा किसी मेले में जाके, उसमें क्या होता है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे टिल्टेड होता है थोड़ा सा, उस पर बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, तो वही जो होता है इस तरीके से मान लो, ऐसे इस तरीके से रहता है ना, ऐसी कार ऐसे चल रही होती है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये इस केस में क्या हो रहा होता है, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नॉर्मल रिएक्शन mg अरे ठीक है, mg नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा क्योंकि टिल्टेड है कार, और ये मान लो कितने से, एंगल थीटा से, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो m cos थीटा mg को करेगा बैलेंस आउट, और n sin थीटा जो होगा वो प्रोवाइड करेगा आपका रेडियल फोर्स, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जिससे सर्कुलर मोशन होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अगेन v²/rg। तो वेलोसिटी इसी कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए
इस थीटा को डिफाइन किया जाता है, बैंक किया जाता है, और थोड़ा बहुत वैरी करेगी अगर स्पीड इस स्पीड के अराउंड थोड़ा बहुत वैरी करेगी तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वेशन में आ सकता है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इस इक्वेशन में आ सकता है, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको मतलब बैलेंस आउट कर देगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इस v से वेरी करेगी, इस अगर स्पीड इस स्पीड के अराउंड जो होनी चाहिए इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये पर्टिकुलर स्पीड होगी, अगर इस v से कुछ ज्यादा ही वेरी कर जाएगी तुम्हारी स्पीड, तो क्या होगा फिर उस केस में फ्रिक्शन भी बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा और गाड़ी स्किड कर जाएगी। अब देखो बच्चों को है ना, शुरू में जब वो 11th में होते हैं या कई टाइम तक ये कंफ्यूजन बना रहता है कि दो टर्म आते हैं सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसको तब बोलते हैं जब इसको हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। अगर हम ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये मेरी बॉडी है P, अगर हम इसको ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं और कोई फोर्स इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है, तो ये फोर्स जो है हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम इसके ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, तो फिर क्या होगा? अब इस पे एक सूडो फोर्स लगना पड़ेगा। बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो रेस्ट पे है, तो क्या करना पड़ेगा? इस फोर्स को कोई फोर्स उसको बैलेंस आउट करेगा, ठीक है? तो वो जो फोर्स बैलेंस आउट करेगा उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो कितना होता है? mv² r, ठीक है? ये जो F है इसको बैलेंस आउट करने के लिए एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स mv² r। तो वो जो फोर्स होता है इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सूडो फोर्स को। ये डिफरेंस होता है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में।